Hi guys, welcome back to another video. I am Purna, your conceptual mate, and in today's video we are gonna talk about national income. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. जो ये नेशनल इनकम है, अगर हम लोग इसकी बुकिश डेफिनेशन देखें तो इट इज़ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. मतलब कि जो भी फैक्टर इनकम्स कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अर्न करते हैं, उन सबको मिला के हम नेशनल इनकम बोलते हैं. अब यहाँ पे दो की टर्म्स आते हैं. सबसे पहला फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेसिडेंट. फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट हम लोग को काफ़ी क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम लोग ने सर्कुलर फ्लो पढ़ चुका है. हाउस होल्ड्स अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, और बदले में प्रोड्यूसर्स जो हैं फैक्टर पेमेंट्स करते हैं हाउस होल्ड्स को. तो प्रोड्यूसर्स जो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स करते हैं वो हाउस होल्ड्स के लिए फैक्टर इनकम होती है. तो हाउस होल्ड्स जैसे कि कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. उसके रिटर्न में उनको कौन कौन सी फैक्टर इनकम्स मिलती हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट. उसके बाद आता है एक फैक्टर इनकम से ही रिलेटेड टर्म, मतलब कि बेसिकली फैक्टर इनकम का ऑपोजिट टर्म हम लोग कहेंगे ट्रांसफ़र इनकम. मतलब कि इनकम को ना बेसिकली हम लोग दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफ़र इनकम. फैक्टर इनकम हम लोग ने डिस्कस कर लिया, अब ट्रांसफ़र इनकम डिस्कस करते हैं. ट्रांसफ़र इनकम कोई भी इनकम होती है जो कि हम लोग को बिना किसी मेहनत किए मिल जाए. मतलब कि कोई ऐसे गिफ्ट के तौर पे, कोई हेल्प के तौर पे, डोनेशन के तौर पे, चैरिटी के तौर पे अगर हमको कोई भी इनकम मिलती है, कोई भी मनी रिसीव होता है, वो हम लोग का ट्रांसफ़र इनकम होता है. इसलिए हम लोग ट्रांसफ़र इनकम को अनअर्नड इनकम भी कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग ने अर्न करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, इसलिए इसको अनअर्नड कहते हैं. ठीक है, तो ये था हम लोग का फैक्टर इनकम के बारे में. उसके बाद जो हम लोग का सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म था डेफिनेशन में, वो क्या था? नॉर्मल रेसिडेंस. अब इसको बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, जो नॉर्मल रेसिडेंस होते हैं, मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, मान लो हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो अगर हम लोग को कहना है कि ये इंसान इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले उस इंसान को दो क्राइटेरियाज मीट करने पड़ेंगे. सबसे पहला तो वो 1 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड से, मतलब कि 1 ईयर प्लस टाइम से वो इंडिया में रह रहा हो. ठीक है, मतलब कि 1 साल से कम टाइम के लिए जो भी इंडिया में रहा या रह रहा है उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे. ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. मतलब कि कमाता, खाता, खर्चा करता सब कुछ वो इंडिया में ही है. ठीक है, मतलब कि वो अर्न भी इंडिया में करता है और अपना पूरा एक्सपेंडिचर जो भी वो कंजम्पशन के लिए करे या प्रोडक्शन के लिए करे, जिस भी काम के लिए एक्सपेंडिचर करे, वो भी इंडिया में ही करता है. तो उस केस में वो नॉर्मल रेसिडेंट होता है. तो मैंने क्या क्या दो कंडीशंस बोली. सबसे पहला तो ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न, मतलब कि इंडिया के केस में बात करें तो वो 1 साल या उससे ऊपर से इंडिया में रह रहा हो तभी वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा. और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया जो उसको मीट करना चाहिए वो क्या है कि हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट लाई इन इंडिया ओनली. उसका जो भी प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर सब कुछ इंडिया में ही होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट. तो हम लोग ने क्या डेफिनेशन पढ़ी नेशनल इनकम की? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. अब मुझे लगता है ये डेफिनेशन काफ़ी क्लियर होगी एंड काफ़ी हद तक आपके दिमाग में बैठ भी गई होगी. इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको मेरे इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट. टिल देन अ वेरी गुड बाय.